नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं। आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी। शुक्रिया संध्या। यहाँ पर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की और आर्थिक विकास की। दिखाते हैं आपको झलक खेल जगत में क्या रहा है और फीफा का फीवर किस तरह से चल रहा है, कैसे आपकी सेहत पर हम आगे चलकर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का नया सवेरा में। देश के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 की आज पहली ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा प्रक्षेपण। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर। सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। सिलीगुड़ी और कोलकाता में विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। ज़ंज़ीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली भारत की आधिकारिक यात्रा पर। उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की करेंगे समीक्षा। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान ने भी किया पलटवार। बहरीन में अमेरिका ड्रोन डिपो और एआई सेंटर को मिसाइलों से उड़ाने का किया गया दावा। और जापान ओपन के सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना चीन की चेन युफेई से। फाइनल में जगह बनाने पर होगी सिंधु की नजर। और अब आज सनराइजिंग सेक्टर यानी कि अंतरिक्ष की। तो भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र आज ऐतिहासिक उड़ान भरने के लिए तैयार है। निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस अपने ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयारी कर चुकी है। स्काईरूट एरोस्पेस आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से पहले लॉन्च पैड से अपने विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट की पहली टेस्ट फ्लाइट का प्रयास करेगी। ये लॉन्च कई मायनों में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी तरह डिजाइन और विकसित किया गया ऑर्बिटल श्रेणी का रॉकेट भारतीय धरती से उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मिशन का नाम आगमन रखा गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाले इस रॉकेट में 3D प्रिंटेड इंजन और सॉलिड बूस्टर जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस मिशन के जरिए कई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में ग्राहा स्पेस, कॉस्मोसर्व समेत कई कंपनियां शामिल हैं। साथ ही कॉस्मिक ब्लूम मिशन के तहत एक माइक्रो आर्ट पीस भी अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी है। विक्रम-1 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए विक्रम-S के बाद स्काईरूट का अगला बड़ा कदम है। ये रॉकेट करीब 350 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में पहुंचाने में सक्षम होगा। मिशन आगमन का लक्ष्य करीब 450 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा और 60 डिग्री झुकाव वाली ऑर्बिट तक पहुंचना है। तो विक्रम की आज टेस्ट फ्लाइट पहला निजी जो अंतरिक्ष, अगर हम कहें क्षेत्र में जिस मिशन का नाम आगमन रखा गया है, उस लिहाज से अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ये आज की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, जहां स्पेस में भारत की निजी क्षेत्र की ये उड़ान है। और इसी बड़ी खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आज का दिन कीर्तिमान स्थापित करने के लिहाज से बेहद अहम है, और ख़ास तौर पर जब हम विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में ये गतिशीलता उसी की परिचायक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष सेक्टर को, स्पेस सेक्टर को खोलने की बात की थी, कहा था कि प्राइवेट सेक्टर आए, और क्योंकि हम विदेशों में देखें, वहाँ पे भी ये एक है कि वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो सरकारी सेक्टर है उनके साथ एक साथ काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। ये स्पेसएक्स जो है नासा के साथ काम करता है, ये हमने देखा है यूएस में, यूरोप में भी ऐसा ही चलता है। तो स्पेस सेक्टर को जब खोला गया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि क्या ये मुमकिन होगा, और ये मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि
स्काई रूट वो पहला स्पेस स्टार्टअप था जिसको स्टार्टअप अवार्ड मिला था। और तब हम लोग पहले थे जब हम लोगों ने जाके इनकी स्टोरी की थी। हैदराबाद बेस्ड है। इन्होंने तब कहा था कि हम लोग कर रहे हैं ये दोनों, ये भारत ढाका और इनके जो पार्टनर है ये दोनों इसरो के फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने ये रॉकेट बनाया। तो तब भी हमने कहा था कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इन दोनों ने एक अपना अच्छी खासी नौकरी जो है उसको छोड़ के इसरो साइंटिस्ट है, इन्होंने प्राइवेट में काम करना शुरू किया। कुछ महीने पहले इनकी कंपनी को यूनिकॉर्न स्टेटस भी मिला था, यानी $100 बिलियन की जो एक वैल्यूएशन है वो उनको मिला था। और आज पूरे देश को नाज है कि इन्होंने वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज से कुछ साल पहले तक सोचा तक नहीं जाता था कि इसरो के कोई ऐसे प्राइवेट कंपनी भी आएगी जो एक रॉकेट तैयार करेगी, वो भी पूरा कार्बन फाइबर के साथ। वो भी उसकी जो इंजन है वो एक तरह से अलग तरीके से बनाई जाएगी। एक दूसरी प्रणाली लेके आई है जिससे कि कॉस्ट ऑफ जो रॉकेट का लॉन्च है वो बहुत कम हो जाता है और उसके साथ साथ ही बहुत हल्का भी हो जाता है। और जो दूसरी जो अहम बात है कि कोशिश की जा रही है कि इसके साथ साथ इस मिशन के साथ साथ करीब 5 से 6 जो छोटे उपग्रह हैं उनको यहाँ पे लॉन्च किया जाए, जिससे कि ये पता चल पाए कि कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट जो है एलईओ, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एक मार्केट है। और पहले भारत विदेश से यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर नासा या फिर दूसरे कंपनियों का सहारा लेता, दूसरे देशों का दूसरे देशों की मदद लेता था। लेकिन अब भारत में ही एक ऐसी कंपनी है इन स्पेस के जरिए ये काम चल रहा है। तो एक नया सवेरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जी। इस पूरे मामले के लिए। 3D प्रिंटेड इंजन ये बनाया गया। हम आप और मैं सोचते होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन कर दिखाया है ये दो इसरो साइंटिस्ट ने। कि आप सोचिए 3D प्रिंटेड इंजन बनाया जा रहा है जिससे कि जो लागत है वो हम्म। कम, जो पहले के जो है उनसे ऑलमोस्ट कम हो गया। 40 साल पहले इसरो ने शुरुआत की थी एक सफल प्रयोग करके, सफल रॉकेट चला के इसमें। और आज 40 साल बाद एक प्राइवेट कंपनी इसको आगे लेके जा रही है। हम्म। तापस, निजी क्षेत्र के आपने यहाँ पर जिक्र किया है, एक बड़ी छलांगे निश्चित तौर पर, और इससे स्टार्टअप्स को भी खासा बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में विक्रम-1 की अगर हम खासियत की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण और कितना सार्थक साबित होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। आपने इसमें 2 पॉइंट जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप को एक बल मिलेगा, तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये स्टार्टअप चैंपियन, ये जो हम लोग बार बार कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा इस तरीके के स्टार्टअप्स या मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला के। देखिए ये एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है। स्टार्टअप इंडिया जब शुरू हुआ था, आंचल को अच्छे से याद होगा कि हम लोग प्रोग्राम करते थे, हम लोग जाते थे, हम उनकी स्टोरी लेके आते थे। मैं ये नहीं कहता कि सारे स्टार्टअप सफल होते हैं, लेकिन ऐसे स्टार्टअप निकल के आते हैं जो मील का पत्थर साबित होते हैं। पहली चीज ये तो ये स्टार्टअप के जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी बन के साबित होता है कि ये दर्शाता है कि हमने जो शुरुआत की थी आज से 1 दशक पहले, वो जो शुरुआत है अब फल दे रही है। अब जाके उसको एक बल मिल रहा है। दूसरी अहम चीज है कि ये जो कहा कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप लो अर्थ ऑर्बिट में आप कोशिश करते हैं लगाने का उसको एक किसी एक तरह से सैटेलाइट को, तो उसमें क्या होता है, उसका खर्चा जो होता है लॉन्च का वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप 3D प्रिंटेड इंजन, ये कार्बन फाइबर से बना है, जिससे इसकी जी। लागत कम होती है। दूसरा अहम है इसका जो वेट है वो कम होता है। अब वेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप रॉकेट अर्थ के यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण जो उसको लेके ऊपर जाता है, तो उस पर बहुत प्रेशर होता है। तो जितना हल्का रॉकेट होगा, जितना मजबूत रॉकेट होगा, जितना पावरफुल रॉकेट होगा, उतना ही जल्दी ये एक ऊपर की तरफ बढ़ पाएगा।
तो ये अहम चीज है। दूसरी अहम चीज है कि इसमें अभी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड किया जा रहा है, और ये मार्केट जो है, जैसे मैंने कहा, लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो है जी। एलईओ का, ये बहुत बड़ा मार्केट है। और इससे पहले जो है विदेश के जी। प्राइवेट कंपनीज और विदेश के बड़े बड़े जो एजेंसी है वो करते थे। भारत ये जो मल्टी बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर जो ये मार्केट है, उसमें भारत ने अपना पैर पसार दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे ही, जैसे मैंने स्काई रूट की बात जी। की, वैसे ध्रुवा स्पेस है, वैसे ही पिक्सेल है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ये इस छलांग के बाद एक नई एक जैसे इतिहास लिखने के लिए तैयार रहेंगे। तो शुरुआत है, बेहतरीन शुरुआत है। स्काई रूट देश का नाम रोशन कर रहा है, पहला यूनिकॉर्न बना, सबसे पहला रॉकेट चलाने जा रहे हैं। और ये दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या इसरो उनको लेके आता है, क्या आपने ये जी, अगला अगला ये स्पेसएक्स बनने में कामयाब होते हैं या नहीं। आपने अहम बात की, स्काई रूट यानी कि स्काई तक जाने का जो रूट है उसमें तमाम अड़चनों को पार कर आज हम एक नया कीर्तिमान लिखने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तापस, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। साफ तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग खासतौर पर इन सनराइजिंग सेक्टर्स के लिए संध्या बेहद अहम है। और ये अंतरिक्ष क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, कैसे भारत को अन्य जो देश हैं उनके साथ खड़ा हुआ पाता है वैश्विक लेवल पर, जब हम बात करते हैं कि कैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो देश के युवा किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी दर्शा रहे हैं स्टार्टअप के साथ जुड़कर, साफ तौर पर ये भी देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री आज उत्तर बंगाल में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह जुमागाछ में सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही वृक्षारोपण अभियान में भी वो शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अमित शाह सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बैठकों में प्रशासनिक विषयों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों और के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वो कोलकाता के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही रविवार को गृह मंत्री राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बैठक करेंगे और राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित शब्द संग्रहालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा अमूल बंगाल डेयरी के नए दही निर्माण संयंत्र की आधारशिला भी गृह मंत्री रखेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उनका बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भव्य स्वागत किया। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश ट्रिक बड़ाइक बंगाल में भाजपा के टिकट पर निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने कल शाम राज्य विधानसभा में तीनों को निर्विरोध निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट सौंपा। और इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सामिक भट्टाचार्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कई विधायक मौजूद रहे। उपचुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के बाद बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। फिलहाल बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के 2 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद तीनों ने पिछले महीने रास की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद ये तीनों सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन की। वहीं पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा ने उसी दिन तीनों को उनके इस्तीफे के चलते बंगाल से खाली हुई राज्यसभा की तीनों सीटों के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया है कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली रोमानिया राजकीय यात्रा होगी।
जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है और इस यात्रा से क्षेत्र के देशों के साथ साझेदारी मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। ज़ंज़ीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली विनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा पर अहम कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति विनी चेन्नई में आयोजित आईआईटी मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर विनी ने आईआईटी एमजेड परिसर का लेआउट भी जारी किया। उन्होंने आईआईटी मद्रास जाने का विशेष महत्व बताया क्योंकि अक्टूबर 2023 में स्थापित आईआईटी मद्रास के ज़ंज़ीबार परिसर की स्थापना के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी राष्ट्रपति मिवनी से भेंट करने वाले हैं। वहीं पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिन्स आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर 19 जुलाई को भारत आ रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात वो करेंगे और उसी दिन हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। वास्केस का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चमोली पुलिस के एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि एसआईटी जांच में मिले इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर चौहान को सह अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया है। चौहान 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के सामने आने के बाद चौहान ने निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर थाली भेंट गणना के दौरान प्राप्त धनराशि और दान सामग्री का हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। फुटेज में 22, 25 और 29 जून को उन्हें नोटों की गड्डियां और दान सामग्री और आभूषण जेब में रखते देखा गया। मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले प्रमोद नौटियाल को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मंदिर रिकॉर्ड्स में ओवरराइटिंग मिलने के बाद खजांची संदेश मेहता का भी तबादला किया गया है। और इधर भारतीय निर्वाचन आयोग ने कनेक्टिंग स्टेक होल्डर्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस इस विषय पर पहला अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 आयोजित किया। सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 380 से ज्यादा मीडिया पेशेवरों ने भाग लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन आयोग के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ इन्हें कराया जाता है। उन्होंने बताया कि लगभग 95 करोड़ मतदाताओं वाली भारत की मतदाता सूची एक गतिशील दस्तावेज है। इसके अद्यतन में 12 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी और 15 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञानेश कुमार ने हाल ही के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान को लोकतंत्र में जनता के विश्वास का प्रतीक बताया और एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी के लिए आभार भी जताया। सम्मेलन का उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं, तकनीक के उपयोग, पारदर्शिता और मीडिया की भूमिका के प्रति बेहतर समझ विकसित करना रहा। इस दौरान प्रतिभागियों को मतदाता सूची, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन कराया गया और साथ ही साथ प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। भारत और एस्टोनिया में व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग को नई गति देने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मागिस तसाकना की मौजूदगी में इंडिया एस्टोनिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया और इसे द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण मंच बताया। मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनियाई कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, लॉजिस्टिक्स, समुद्री कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल फार्मिंग, रक्षा और सुरक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। Where the government and industry bodies of our two countries can catalyze businesses to work together. One,
on digital public infrastructure and e-governance, where we can jointly offer solutions in digital identity, secure data exchange, payment systems, and citizen-centric services. 2. On ports, logistics, and maritime connectivity, we can marry India's large-scale port modernization plans with your own smart port and digital logistics capabilities. 3rd, sustainable agriculture and agri-technologies, where precision farming and processed foods developed in Estonia will help us in our value addition plans. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग पर स्काई रूट टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक नई शुरुआत। आज सुबह 11:30 बजे स्काई रूट एरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करेगा। ये 4 स्टेज वाला रॉकेट तेजी से और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च सर्विस देने के लिए बनाया गया है। ये मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना को दिखाता है। ये भी दिखाता है कि कैसे हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार इनोवेशन और उद्यम के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। सफल लॉन्च के लिए स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। विक्रम-1 ऊंचाइयों को छुए, इतिहास रचे और इनोवेटर्स को उनकी एक पीढ़ी को प्रेरित करे। मैं सभी भारतीयों, खासकर अपने युवा दोस्तों से अपील करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक मिशन को देखें और स्काई रूट टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दें। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद आज उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जरूरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते समय प्रदर्शनकारियों ने कुछ रुकावट पैदा करने की कोशिश की, जिससे थोड़ी हलचल जरूर हुई। हालांकि पुलिस ने संयम बनाए रखा और पूरी कार्रवाई सुरक्षित तरीके से पूरी कर ली गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। पुलिस ने बयान में कहा कि हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द शांतिपूर्वक स्थान खाली कर दें। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। और फिलहाल वक्त से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डी न्यूज़ पर हमारा खास शो नया सवेरा। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफर हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। कटनी जिले के स्लिमनाबाद में देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग का निर्माण पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका अवलोकन किया। अब बरगी बांध का पानी पहली बार बगैर किसी पंप या लिफ्ट के प्राकृतिक ढलान यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सहारे विंध्य की धरती तक पहुंचेगा। वर्षों की मेहनत और कई चुनौतियों को पार कर तैयार हुई ये सुरंग किसानों के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नर्मदा के पानी को विंध्य की प्यास बुझाने का सपना अब साकार हो चुका है। चट्टानों के बीच, जमीन की गहराइयों में और तमाम प्राकृतिक चुनौतियों को पार करते हुए तैयार हुई ये भूमिगत जल सुरंग मध्य प्रदेश के जल प्रबंधन की एक बड़ी उपलब्धि बन गई है। करीब 11.952 किलोमीटर लंबी ये भूमिगत जल सुरंग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। वर्ष 2008 में स्वीकृत टनल बोरिंग मशीन की मदद से तैयार की गई इस सुरंग का निर्माण आसान नहीं था। ऊंचे भूजल स्तर, कठोर चट्टानों, सिंक होल और कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर्स और श्रमिकों के सतत प्रयासों से यह महत्वाकांक्षी परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्लीमनाबाद पहुंचकर परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक जल सुरंग नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि का नया आधार बनेगी। संभव काम था जो संभव हुआ, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। किसान कल्याण वर्ष का तो सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है। मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। इस परियोजना के शुरू होने से कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर कृषि भूमि को पहली बार नर्मदा के पानी से नियमित सिंचाई मिल सकेगी। वहीं जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिलों के लगभग 1,450 गांवों की करीब 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि भी इस योजना से लाभान्वित होगी। परीक्षण और आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अक्टूबर 2026 से इस सुरंग के माध्यम से जलापूर्ति और सिंचाई शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां उद्योगों और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। विधानसभा से पारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 के तहत अब उद्योगों को उनके जोखिम यानी कि रिस्क की श्रेणी पर अगर देखें तो अलग अलग श्रेणियों में उसे बांटा जाएगा और कम जोखिम वाले उद्योगों को कम औपचारिकताओं के साथ अनुमति दी जाएगी, जबकि बड़े और अधिक जोखिम वाले उद्योगों के लिए जरूरी निगरानी की व्यवस्था जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए नियमों की तस्वीर बदलने जा रही है। अब कारोबार की मंजूरी जोखिम के आधार पर तय होगी, यानी कम जोखिम वाले उद्योगों को कम प्रक्रियाओं के साथ तेजी से अनुमति मिलेगी। विधानसभा से पारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 का उद्देश्य उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस नई व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ रिस्क बेस्ड बिजनेस परमिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानून के तहत हर साल लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता खत्म होगी और 8 विभागों की 43 सेवाओं को नई व्यवस्था में शामिल किया गया है। इससे 15 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। I see this is most welcoming step by government of Chhattisgarh for the ease of doing business. We industrialists and businessmen both welcome this step for our daily running of the business or industry. नई व्यवस्था में कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बार बार होने वाले निरीक्षण और अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी आएगी, जिससे कारोबारियों का समय और लागत दोनों बचेंगे। सरकार का मानना है कि ये कानून निवेश को बढ़ावा देने के साथ उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पानी कनेक्शन, फर्म और सोसाइटी पंजीकरण और बिल्डिंग प्लान मंजूरी जैसी सेवाओं को भी सरल बनाया जाएगा। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 स्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में तंत्र और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद इसकी मॉनिटरिंग करेगी। सरल नियमों, तेज मंजूरी और
जोखिम आधारित व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ उद्योगों के लिए एक नए निवेश मॉडल की ओर बढ़ रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ये पहल राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने में अहम साबित होगी। इस कानून के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां उद्योग और कारोबारों को उनके जोखिम रिस्क के आधार पर वर्गीकृत कर अनुमति देने की व्यवस्था होगी। अपने कैमरा सहयोगी काशीनाथ साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 6 दिनों तक सस्टेनेबल और सर्कुलर टेक्सटाइल को समर्पित विव द फ्यूचर 4.0 प्रदर्शनी का सफल समापन हो गया। सस्टेनेबल और सर्कुलर टेक्सटाइल को समर्पित इस राष्ट्रीय मंच पर देश भर से आए कारीगरों, डिजाइनर्स, स्टार्टअप्स और रिसाइकलिंग से जुड़े उद्यमों ने अपने अपने नवाचार प्रदर्शित किए। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली हाट में 6 दिनों तक चली वीव द फ्यूचर 4.0 अपसाइक्लिंग एडिशन प्रदर्शनी का सफल समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में देश भर से आए 100 से अधिक ब्रांड, कारीगर, डिजाइनर, रिसाइकलिंग कंपनियों और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों, फैशन डिजाइनरों, उद्योग से जुड़े लोगों और आम नागरिकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। आगंतुकों ने देखा कि किस तरह टेक्सटाइल कचरे को नई सोच और तकनीक के जरिए उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ ये देख के कि ये जो नई जनरेशन है वो इन्वॉल्व्ड है इस सब काम में, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी की। अब आगे चल के इसकी बहुत अहमियत होएगी। कपड़े का बहुत वेस्टेज हो रहा है, हम खुद करते हैं, तो इट्स वेरी एनलाइटनिंग टू नो दिस। प्रदर्शनी में देश भर से आए कारीगरों, डिजाइनरों, स्टार्टअप्स और सामाजिक उद्यमों ने कपड़ा अपशिष्ट से तैयार अपने नवाचारों और उत्पादों को प्रदर्शित किया। अच्छा एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ताकि जो ब्रांड्स है जो एक बेटर कॉज की तरफ वर्क कर रहे हैं वो सारे एक साथ कोलैबोरेशन में आकर अपना काम डिस्प्ले कर सके। जितनी भी चीज़ें आप टेक्सटाइल में वेस्ट सोच सकते हैं उन सबको इस्तेमाल करके यहाँ पे लोगों ने नए नए तकनीक से चीज़ें बनाई हैं। मैं इस मिशन पे 2.5 साल से काम कर रही हूँ और एक मटेरियल पे काम कर रही हूँ विच इज़ अपॉल्स्ट्री वेस्ट। जो हमारे सोफ़े बनते हैं उनकी जो कतरनें होती हैं वो हम रीयूज़ करके अपने फैब्रिक्स डिज़ाइन करते हैं और उससे अपने एंड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। वस्त्र अपशिष्ट को कम करने, अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और सर्कुलर टेक्सटाइल इकोनॉमी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय की ये एक राष्ट्रीय पहल है। हम ये 4th एडिशन में हैं और ये 4th एडिशन में हमने 103 ब्रांड्स के द्वारा अलग अलग तरीके से कैसे हम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ज़ीरो वेस्ट, पैटर्न्स को बेहतर समझ करके क्या टेक्सटाइल्स आपकी स्किन और हमारे लिए बेहतर है, इस बारे में बात करके अपने अपने तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दर्शाने की कोशिश करी है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार वीव द फ्यूचर अब केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि कारीगरों, डिजाइनरों, छात्रों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाने वाला राष्ट्रीय मंच बन चुका है। वीव द फ्यूचर 4.0 प्रदर्शनी सफल समापन के साथ कई संदेश छोड़ गई। वीव का ये मंच बताता है कि भारतीय पारंपरिक शिल्प, आधुनिक डिज़ाइन और विकास उन्मुखी सोच मिलकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज चोपड़ा के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली हाट। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समाचार पत्रों की और आपको बताते हैं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। और पहली खबर हम ले रहे हैं लद्दाख से कि कैसे लद्दाख एक नया इतिहास रचने की कगार पर है, जहां भारत का जो पहला जियोथर्मल कुआं यानी कि जियोथर्मल वो एनर्जी जो हम जब बात करते हैं माँ भारती यानी धरती की, उसके नीचे जो उष्णता जो गर्मी होती है उससे जो एनर्जी क्रिएट की जाती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और भारत का सबसे पहला और गहरा जियोथर्मल कुआं जो है इस वक्त वो तैयार है और क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये एक बड़ा युगांतकारी और उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है। वजह ये कि लद्दाख के पुगा में भारत के पहले और सबसे गहरे जियोथर्मल कुएं को तैयार किया गया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसका लोकार्पण किया और साफ तौर पर कैसे जो हम अलग अलग रिसोर्सेज तलाश रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्स, उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम है एनर्जी कंजर्वेशन की दिशा में।
आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किताबों की। जी हाँ, अगली खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं श्रीनगर से, क्योंकि यहाँ पर सजने वाला है किताबों का सबसे बड़ा मेला। आपको बताएं कि कश्मीर की पहचान अब तक केवल खूबसूरत वादियों से हुआ करती थी, लेकिन ये वादियाँ खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन ये पहचान यहीं तक सीमित नहीं है, सिमट कर नहीं रह जाती, बल्कि आपको बताएं कि साहित्य और संवाद के जरिए भी यहाँ के हालात बदलने की एक बड़ी तैयारी की जा रही है। और इसी सोच के साथ 18 से 26 जुलाई तक श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा प्रकाशकों के यहाँ पर स्टॉल लगने वाले हैं। तो अगर श्रीनगर का रुख आप करते हैं पर्यटन की दृष्टि से तो आप लुत्फ लीजिए ही, लेकिन किताबों के साथ और साहित्य के साथ भी जुड़िए। अब क्योंकि संध्या ने पर्यटन की बात की है, तो जनरली हम जब भी बात करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाने के लिए तो पहाड़ी जो इलाके हैं वहीं का रुख करते हैं, लेकिन मॉनसून सर्किट की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन का जिक्र आज हम करने वाले हैं, जहां प्रकृति है, रोमांचक शैल चित्रों का साक्षात्कार आप देख पाएंगे। और ये है टाटामारी, यानी कि बात हम कर रहे हैं जगदलपुर की। अब यहाँ पर जो मॉनसून सर्किट उत्सव 3 दिन का चलने वाला है, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि माँ प्रकृति की वो विहंगम तस्वीरें जिनकी छटा बेहद रमणीय है। और यहाँ पर बस्तर में जो कोडागांव ज़िले का ये टाटामारी हिल स्टेशन है, यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे बादल आपसे बात करने के लिए नीचे उतर आए हैं। और इसीलिए यहाँ पर मॉनसून सर्किट इस उत्सव का आगाज़ किया गया है। 3 दिन का ये उत्सव है जहाँ पर आप प्रकृति की गोद में इन दृश्यों का आनंद ले पाएंगे। तो आज अखबारों के इस जगत में इतना ही, लेकिन आइए अब बात करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट एक दिन एक उत्सव की ओर। चलते हैं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में इस्कॉन का 55वां रथ यात्रा मेला श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ शुरू हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आराधना के लिए देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन, महाप्रसाद और वैष्णव परंपरा से सजा ये मेला भक्ति का अनूठा संगम बन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में इस्कॉन का 55वां रथ यात्रा मेला शुरू हो गया है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को आज भी उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को मेले परिसर में स्थापित किया गया है, जहां उल्टा रथ तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मेले में सुबह से रात तक हरि नाम संकीर्तन, पूजा अर्चना, धार्मिक प्रवचन और महाप्रसाद वितरण का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस वर्ष करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रथ यात्रा मेले में गौड़ीय वैष्णव परंपरा, वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े अनेक प्रदर्शनी एवं शैक्षणिक स्टॉल लगाए गए हैं। भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर सहित कई संस्थाएं श्रद्धालुओं को श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन, वैदिक दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित करा रही है। इस्कॉन का रथ यात्रा मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का विराट उत्सव है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ने वाला ये आयोजन भगवान जगन्नाथ की भक्ति और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र में। और आज हम मनी मंत्र में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी और निजी पेंशन में आखिर फ़र्क है क्या। तो सरकारी पेंशन योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित होती हैं और ये जो निजी यानी कि प्राइवेट पेंशन योजनाएं हैं बीमा और वित्तीय कंपनियों द्वारा समर्थित। अब सरकारी पेंशन योजनाओं में तय नियमों के अनुसार आपको लाभ दिए जाते हैं, वही निजी पेंशन योजनाओं में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध रहते हैं। सरकारी पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा पर फोकस के साथ आधारित होती हैं, वहीं रिटर्न और सुविधाओं की योजना पर आधारित होती हैं प्राइवेट पेंशन योजनाएं।
वहीं अगर हम सरकारी पेंशन योजनाओं की बात करें तो वो पारदर्शी और रेगुलेटेड सिस्टम की होती है। वहीं जो प्राइवेट पेंशन है उसमें बदलाव रहता है। एनपीएस और एपीवाई जैसे विकल्प आपको सरकारी पेंशन योजनाओं में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो आपके पास अब निजी क्षेत्र से भी पेंशन योजनाएं उपलब्ध करवाने के कई ऐसे बैंक्स हैं जो आपको सुविधा देते हैं और अतिरिक्त रिटायरमेंट इनकम में मददगार निजी पेंशन योजनाएं लगातार साबित हो रही हैं। रिटर्न और सुविधाएं योजना पर निर्भर करता है कि किस तरह से आपने क्या आपका गोल सेटिंग है फाइनेंशियल कॉर्पस के लिहाज से, आपने क्या गोल सेट किया फाइनेंशियल, आप उसी लिहाज से अपना रिटायरमेंट फंड चुनते हैं। और इसके साथ ही अतिरिक्त रिटायरमेंट इनकम में मदद के लिए जो निजी पेंशन योजनाएं हैं वो हेल्प करती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे खर्चे हैं जिनको आपको निकालना है रिटायरमेंट की एज के बाद, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा आपके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो निजी जो सोर्सेज हैं, निजी कंपनियां हैं, निजी जो बीमा कंपनियां हैं, उनके ज़रिए भी बैंक आपको उपलब्ध करवाता है कई ऐसी योजनाएं जो आपके पेंशन से जुड़ी हुई हैं। और आइए देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें अराउंड द वर्ल्ड के जरिए। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने किया दावा, उसने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए हमले। अमेरिकी सेना ने ईरान के कलातारी बंदरगाह स्थित समुद्री निगरानी टावर को भी निशाना बनाने का किया दावा। दूसरी ओर ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए हमले। साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को रोकने का किया दावा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लगातार बढ़ते जनाक्रोश और हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि जून से जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर लगाए गए प्रतिबंध, उसके नेताओं की गिरफ्तारी और इंटरनेट सेवाओं पर रोक को नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए चिंताजनक बताया है। मेक्सिको में भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें हिली और एक बस स्टेशन की दीवार गिरी। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई है और एहतियातन लोगों को बाहर निकाला गया। मेक्सिको की नौसेना ने समुद्र के जलस्तर में सीमित वृद्धि की संभावना जताते हुए लोगों से फिलहाल समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। उत्तरी काजामार्का क्षेत्र में 19 यात्रियों को लेकर जा रही एक मिनी बस सड़क से फिसलकर लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक और एक बच्चे समेत 14 लोगों की जान चली गई। वक्त से ब्रेक के बाद बात होगी फीफा फीवर से जुड़ी हुई। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर टर्म इंश्योरेंस मत लीजिए। अगर आपको ये चिंता है कि दुर्भाग्यवश आपके बाद परिवार का क्या होगा, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप एक जिम्मेदार पिता हैं, पति हैं, तब टर्म इंश्योरेंस लीजिए पॉलिसी बाजार से। या छोड़ दीजिए परिवार को किस्मत के भरोसे। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब खबरें देखते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई।
तो फीफा विश्व कप 2026 में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए होंगी आमने सामने। मियामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगी। फ्रांस को अंतिम 4 में स्पेन से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में 1-2 से हार मिली थी। दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ियों की मजबूत टीम है और ऐसे में कांस्य पदक के लिए होने वाले इस मैच के रोमांचक रहने की भी पूरी उम्मीद है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन और मौजूदा विश्व तथा दक्षिण अमेरिकी चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाना है। दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। सेमीफाइनल में स्पेन ने प्रबल दावेदार फ्रांस को एक तरफा अंदाज में हराकर फाइनल का टिकट कटाया और इस पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और सटीक आक्रमण के दम पर फ्रांस को कोई मौका नहीं दिया। स्पेन ने ग्रुप चरण में ग्रुप एच में शीर्ष स्थान हासिल किया। टीम का पहला मुकाबला केप वर्डे के खिलाफ गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ और इसके बाद स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 और उरुग्वे को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब स्पेन 2010 के बाद पहली बार विश्व कप फाइनल खेलने वाला है, जब उसने पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने भी रोमांचक सफर तय करते हुए लगातार दूसरी बार विश्व कप फाइनल में जगह बनाई। ग्रुप चरण में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0, ऑस्ट्रिया को 2-0, जॉर्डन को 3-1 से हराया। कप्तान लियोनेल मेसी अब तक टूर्नामेंट में 8 गोल कर चुके हैं, जबकि विश्व कप इतिहास में उनके कुल गोलों की संख्या 21 हो गई। विश्व कप इतिहास में स्पेन और अर्जेंटीना की अब तक केवल एक बार भिड़ंत हुई है। वर्ष 1966 में खेले गए उस मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था। दोनों देशों के बीच कुल 13 मैत्री मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें स्पेन ने 6, अर्जेंटीना ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 मैच बराबरी पर समाप्त हुए। दोनों के बीच पिछला मुकाबला साल 2018 में खेला गया था, जिसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को 6-1 से हराया था। फीफा विश्व कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क में फुटबॉल का उत्साह चरम पर है। मैनहट्टन के रॉकफेलर सेंटर स्थित फीफा म्यूजियम में दुनिया भर से आए प्रशंसक विश्व कप के लगभग 100 साल के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। महान खिलाड़ियों की यादगार वस्तुओं से लेकर ऐतिहासिक ट्रॉफियों तक ये म्यूजियम फुटबॉल के सुनहरे सफर को जीवंत करता है। न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की रिपोर्ट देखिए। विश्व चैंपियन का फैसला होने से पहले फुटबॉल प्रशंसक उन यादगार पलों को एक बार फिर जी रहे हैं, जिन्होंने फीफा विश्व कप को दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में शामिल किया है। रॉकफेलर सेंटर स्थित फीफा म्यूजियम में प्रवेश करते ही दर्शकों का स्वागत ऐतिहासिक जूल्स रिमेट ट्रॉफी की प्रतिकृति से होता है। इसके अलावा महान खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ वाली जर्सियां, पुराने फुटबॉल बूट और दुर्लभ स्मृति चिन्ह विश्व कप के लगभग 1 सदी लंबे इतिहास की कहानी बयां करते हैं। इस संग्रहालय में आप जो देख रहे हैं वह विभिन्न फीफा कप से वर्षों में एकत्र किए गए तथ्यों और यादगार वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ आपको विश्व कप के पूरे इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको फीफा से जुड़े कई दिग्गज सितारों से मिलने का भी मौका मिलता है। यहाँ आकर लोग इतिहास से जुड़ने, यादों को सजोने और तस्वीरें खिंचवाने का शानदार अनुभव प्राप्त करते हैं। यह म्यूजियम दर्शकों को वर्ष 1930 में खेले गए पहले फीफा विश्व कप से लेकर पेले, डिएगो माराडोना और लियोनेल मेसी जैसे महान खिलाड़ियों की ऐतिहासिक उपलब्धियों तक की रोमांचक यात्रा कराता है। इंटरैक्टिव गैलरियां, ऐतिहासिक तस्वीरें और प्रतिष्ठित स्मृति चिन्ह विश्व कप के सुनहरे पलों को फिर से जीवंत कर देते हैं। यही वजह है कि फाइनल से पहले यह म्यूजियम फुटबॉल प्रशंसकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे ऐसे खजाना रखा गया है कि बहुत रेयर आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं फीफा वर्ल्ड कप के, तो इसलिए काफ़ी जो फुटबॉल फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक्चुअल जर्सी देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे जो करंट टीम्स है, जो 48 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है इस वर्ल्ड कप में, उनकी जर्सी से विद सिग्नेचर्स वो आप देख सकते हो। पुरानी एक ट्रॉफी की रिप्लिका है वो भी यहाँ पे रखी है और बहुत सारे रेयर आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। सो बहुत सही है म्यूजियम इस एंगल से।
फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह म्यूजियम सिर्फ इतिहास का संग्रह नहीं बल्कि उन यादगार लम्हों की यात्रा है जिन्होंने फीफा विश्व कप को वैश्विक पहचान दिलाई। अब जब फाइनल मुकाबला बेहद करीब है, दुनिया भर के प्रशंसकों की नजर इस बात पर टिकी है कि कौन सी टीम फुटबॉल इतिहास के अगले सुनहरे अध्याय पर अपना नाम दर्ज कराएगी। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि फुटबॉल की यादों का खजाना है। यहाँ इतिहास भी है, विरासत भी और वो जुनून भी जिसने वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ बनाया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यूयॉर्क। तो फीफा के फाइनल पर सभी की निगाहें और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि स्पेन और अर्जेंटीना का इस विश्व कप का सफ़र और दोनों टीमों का इतिहास किस तरह से रहा। तो टूर्नामेंट यानी फीफा विश्व कप 2026 स्पेन बनाम अर्जेंटीना बड़ा मुकाबला है और दोनों जो टीमों के फैंस हैं उन्हें उम्मीद होगी कि हमारी टीम जीते और मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन यानी फाइनलिस्ट के तौर पर पहुंची है फाइनल में। और अर्जेंटीना की बात की जाए तो मौजूदा विश्व और दक्षिण अमेरिकी चैंपियन है अर्जेंटीना। और फीफा के फीवर पर बात करने के लिए न्यू जर्सी से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर हम तमाम मैचों की बात करें और ख़ास तौर पर जिस फाइनल का इंतज़ार तमाम जो प्रशंसक हैं जो खेल जगत से प्यार करते हैं वो कर रहे हैं, तो ये मैच वाकई में देखने लायक होगा जब अर्जेंटीना और स्पेन कई सालों बाद एक बार फिर भिड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अंचल, बड़ा मुकाबला होने वाला है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में। और आप देखिए कि अर्जेंटीना का सफ़र किस तरह का रहा है। आप केप वर्डे की बात करें, आप इजिप्ट की बात करें, स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच की बात करें, तो सब में ही अर्जेंटीना ने वापसी की है। और इजिप्ट के खिलाफ तो आप देखिए कि 79वें मिनट में पहला गोल हुआ था और 2-0 डाउन थे, उसके बाद उन्होंने वापसी करी। आप सेमीफाइनल का मुकाबला अगर देखें तो 85वें मिनट में इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना ने जो गोल किया वो कमाल का गोल था। और जिस तरह की पूरा प्रदर्शन रहा है, आप देखिए पूरी अर्जेंटीना टीम का जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और लियोनेल मेसी 2 असिस्ट किए दोनों गोलों में। उन्होंने सेमीफाइनल में 8 गोल वो कर चुके हैं। पूरे टूर्नामेंट में गोल्डन बूट अवार्ड के सबसे बड़े कंटेंडर भी वो हैं। तो बड़ा मुकाबला होने वाला है और एक्साइटमेंट यहाँ पे अच्छी खासी है। रोमांच जो है वो चरम पर है आंचल। और फैन पार्क है यहाँ पे अलग अलग जगह पर। मैनहट्टन में जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क की स्काईलाइन है और पीछे ही मैनहट्टन है इसके, जहाँ पर फैन पार्क था, जहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी, पुराने जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी आए थे। और एक रेप्लिका रखा गया है फुटबॉल ट्रॉफी का, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का। और वहाँ पर अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग आए हैं, लेकिन कमाल का क्राउड है। सब एक्साइटेड है फाइनल को देखने के लिए। और मिक्स उनकी जजमेंट भी है। वो कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं स्पेन को, कई लोग कर रहे हैं अर्जेंटीना को। लेकिन ये जो मैच होगा हाउसफुल होगा पूरी तरह से। और ईस्ट रदरफोर्ड में ये मुकाबला है, हाउसफुल होगा। और मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप भी है, 39 साल के वो हैं और काफ़ी कम उम्मीद है कि वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। उनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा और ये यही चाहेंगे कि बिल्कुल चरम पर अपने करियर को ख़त्म करें। और सबकी निगाहें लियोनेल मेसी पर होंगी और स्पेन की तरफ से सबकी निगाहें लमीन यमाल पर होंगी। बिल्कुल। और मेसी का अगर हम इस पूरे सफ़र को देखें, इस फीफा विश्व कप की दौड़ में बहुत ही बेहतरीन रहा है सफ़र। और वो उम्मीद करेंगे कि इस बार जब ये सफ़र ख़त्म हो तो जीत के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे सीधे न्यू जर्सी से साझा करने के लिए। और नया सवेरे में आइए अब देखते हैं मौसम का मिजाज क्या है आपके शहर में।
और नया सवेरा में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। बिल्कुल, आपको लिए चलेंगे चीन के जियांगशी प्रांत, जहां के गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां कमल के फूलों का दुनिया का सबसे बड़ा तालाब अपनी सुंदरता बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। आप इन दृश्यों का आनंद चाय की चुस्कियों के साथ लीजिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।